हेलो बच्चों, कल के व्याख्यान के अंतर्गत वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने की 3 विधियां वहां चर्चा में आई थी। जैसे पहली विधि थी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अथवा अनुदैर्ध्य स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे कल हम लोग निकाले थे, देखे थे। E बराबर 1/4πε0 2p/r3। इसकी दिशा द्विध्रुव के ऋण आवेश से धन आवेश की ओर थी। दूसरी विधि निरक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति अथवा अनुप्रस्थ स्थिति, ब्रॉड इन ऑन ट्रांसवर्स पोजीशन। इस स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हम लोग व्यंजक निकाले थे। E = 1/4πε0 p/r3। यहां वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा धन आवेश से ऋण आवेश की होती है, अर्थात अक्षीय स्थिति की दिशा के ठीक विपरीत। ये भी देखे थे कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के परिमाण का ठीक आधा है। वहां आप ध्यान से देखेंगे तो अक्षीय स्थिति में 2p/r3 है, जबकि निरक्षीय स्थिति में p/r3 है, अर्थात निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आधा होता है। निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता आधी हो जाती है। आज तीसरी विधि, जैसा कि कल भी चर्चा किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यह बिंदु न तो अक्षीय स्थिति में है और न तो निरक्षीय स्थिति में। ये कहीं भी हो सकता है, अक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, निरक्षीय स्थिति में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो आज हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके लिए माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P है। ये देखिए, रेखा OL के अनुदिश तथा इस OL के लंबवत दिशा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P के घटक क्रमशः P cos थीटा तथा P sin थीटा है। अर्थात रेखा OL के अनुदिश घटक P cos थीटा तथा रेखा OL के लंबवत घटक P sin थीटा है। ये P cos थीटा OL के अनुदिश और ये P sin थीटा इस OL के लंबवत। बिंदु L जहां हमें क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वह बिंदु L घटक P cos थीटा की अक्षीय स्थिति में तथा यही बिंदु
यही बिंदु यल जहां हमें छेद की तीव्रता ज्ञात करनी है, घटक P sin थीटा के लंबवत है। अतः इस P cos थीटा घटक के कारण बिंदु यल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसको हम E1 कह रहे हैं, वो अक्षीय स्थिति की भांति होगी। अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु यल पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति के लिए E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 और P की जगह P cos थीटा अपान R क्यूब, ये समीकरण 1 है। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 P की जगह P cos थीटा, क्योंकि P cos थीटा के अक्षीय स्थिति में ये यल है। यहाँ अक्षीय स्थिति का सूत्र 2P/r क्यूब जो बताया गया था, वहां से 2 और P की जगह P cos थीटा अपान r क्यूब। इसकी दिशा याद कीजिए, अक्षीय स्थिति में दूर की ओर अर्थात बाहर की ओर होगी, जो कि इस चित्र में दिखाया गया, ऋण से धन आवेश की ओर बाहर की। ठीक इसी प्रकार घटक P sin थीटा की निरक्षीय स्थिति में बिंदु यल स्थित है। अतः इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 P की जगह P sin थीटा अपान R क्यूब, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में सूत्र पढ़े थे P अपान R क्यूब, तो P की जगह P sin थीटा अपान R क्यूब। याद कीजिए, निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से ऋणावेश की ओर थी। वही स्थिति यहां भी लगेगी। यहाँ क्षेत्र की तीव्रता चित्रानुसार देखिए OL के लंबवत होगी। यहाँ आप देख सकते हैं, यह सिरा धनावेशी, यह सिरा ऋणावेशी, तो धन से ऋण की ओर होगी, अर्थात दिखाई गई दिशा में। अब इस द्विध्रुव के कारण बिंदु यल पर वैद्युत क्षेत्र की परिणामी तीव्रता E, यहां E1 और E2 से बने समांतर चतुर्भुज, कल बलों के समांतर चतुर्भुज का नियम बताए थे, तो उस बलों के समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार इसकी परिणामी तीव्रता E निकाली जाएगी। बलों के समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार यदि दो सदिश समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं द्वारा, संलग्न मतलब जो साथ साथ लगे, दो संलग्न भुजाओं द्वारा परिमाण व दिशा में निरूपित हो, तो इनका परिणामी चतुर्भुज के उस विकर्ण से निरूपित होता है जो इनके कटान बिंदु से होकर जाए। वही यहां आप देख सकते हैं कि एक सदिश E1 है, दूसरा सदिश E2 है। इससे हम समांतर चतुर्भुज बनाए हैं, इनका परिणामी E देखिए E1 और E2 के कटान बिंदु यल से होकर जा रहा है। तो बलों के समांतर चतुर्भुज नियम से परिणामी E का स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos थीटा
जहां थीटा इनके बीच का कोण है। यहां आप ध्यान से देखें तो थीटा की जगह 90 अंश है। E1 और E2 परस्पर लंबवत है, इसलिए थीटा की जगह 90 अंश है। यह मान रख दिया जाए तो E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90 अंश। आपको पता है cos 90 अंश का मान शून्य होता है, इसलिए कोसाइन टर्म पूरा शून्य हो जाएगा। तो हमें मिलेगा E स्क्वायर बराबर E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, या E बराबर अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर, जो कि यहां देखिए लिखा गया। अब हम समीकरण 1 व 2 से क्रमशः E1 और E2 का मान रखें तो परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E बराबर अंडर रूट E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 p cos थीटा अपॉन r क्यूब। चूंकि E1 स्क्वायर है इसलिए इसका होल स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर का मान समीकरण 2 से 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब। ये देखिए चूंकि E2 स्क्वायर है इसका भी होल स्क्वायर। तो इस प्रकार से E स्क्वायर बराबर अंडर रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p cos थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p sin थीटा अपॉन r क्यूब का होल स्क्वायर। ये जैसा देखिए यहां लिखा है। इसे थोड़ा हल करने पर आप ध्यान दें, यह p स्क्वायर दोनों जगह है अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 के स्क्वायर भी दोनों जगह है, r स्क्वायर भी दोनों जगह है। तो इन सभी को हम कॉमन ले लें। सॉरी, यहां r स्क्वायर लिखा गया है, देखिए ये r क्यूब है, देखिए समीकरण से r क्यूब है, भूल से r स्क्वायर लिखा गया था, ये हो गया। तो इसमें यहां भी आप देखें तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब का स्क्वायर दोनों जगह कॉमन, और जब स्क्वायर को अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि अंडर रूट मतलब घात 1/2 होता है, स्क्वायर मतलब घात 2 होता है, घात में घात का गुणा हो जाएगा, 2 गुणे 1/2 तो p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब, इसका होल स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, जब ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो 1 p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब ये कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा ये 4 cos स्क्वायर थीटा यहां बच गया, प्लस sin स्क्वायर थीटा यहां बच गया। अब 4 cos स्क्वायर थीटा की जगह हम इसको थोड़ा तोड़ कर लिखेंगे 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। अब आगे है प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो बाद वाले हैं वह बराबर सूत्र होता है 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा।
तो हल करने पर ये मिलेगा E बराबर P अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के R क्यूब अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। इस प्रकार ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के P अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपान R क्यूब। और इस परिणामी क्षेत्र की दिशा, परिणामी क्षेत्र देखिए E की दिशा, मान लीजिए E1 से फाई कोण पर है। परिणामी क्षेत्र की तीव्रता E1 से फाई कोण बना रही है। तो आप यह देखिए समकोण त्रिभुज बना है और समकोण त्रिभुज में कोण के सामने लंब होता है और यह आपका लंब E2 है क्योंकि इसके समांतर है और ये आधार E1 है। लंब और आधार tan फाई में होता है तो tan फाई बराबर E2 बटे E1। समीकरण से E2 का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 P साइन थीटा अपान R क्यूब बटे E1 का मान 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P cos थीटा अपान R क्यूब। सभी टर्म कट जाएंगे, केवल 1 अपान 2 बचेगा, ऊपर साइन थीटा बटे नीचे cos थीटा का tan थीटा बचेगा। इस प्रकार tan फाई बराबर 1 बटे 2 पूरे tan थीटा ये होता है। हाँ, इसी सूत्र की सहायता से आप चाहें तो जो कल पढ़े थे अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कल पढ़ा गया था उसे यहां से देख सकते हैं। अक्षीय स्थिति का क्या हुआ? अक्षीय स्थिति का हुआ कि ये ऐसे घूम जाए और जब ये घूम जाएगा तो थीटा आपका धीरे धीरे कम होते होते शून्य हो जाएगा। तो अक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 0। जब आप थीटा बराबर 0 रख देंगे अपने सूत्र में तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां देखिए आया था P अपान R क्यूब इंटू अंडर रूट 3 cos स्क्वायर 0 प्लस 1। cos 0 का मान 1 होता है तो cos स्क्वायर 0 का मान 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 3 cos स्क्वायर 0 का मान 3 इंटू 1 अर्थात 3 हो गया और प्लस 1 तो 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह आ गया और उसका अंडर रूट है तो आ गया 2। ये हो गया E बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान R क्यूब। ध्यान दीजिए यदि थीटा बराबर 0 कर दिया जाए तो ये अक्षीय स्थिति आ जाएगी और अपने इस सूत्र में थीटा 0 रखेंगे तो अंडर रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 की जगह 2 आ जाएगा। थीटा 0 हो गया तो 3 इंटू cos स्क्वायर 0 प्लस 1, 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 1 आ गया 3 प्लस 1 जो कि 4 आ गया अंडर रूट 4 इक्वल 2। ठीक इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए आप अपने इसे चित्र को देखिए, इसको धीरे धीरे घुमाया जाए, थीटा बढ़ाते चले जाए और अगर ये थीटा बढ़कर 90 अंश हो जाए तो फिर ये निरक्षीय स्थिति में आ जाएगा।
अब आप अगर अपने सूत्र में थीटा की जगह 90 अंश रख दें तो देखिए निरक्षीय स्थिति का सूत्र है, क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 2/r³ इंटू √3 cos² थीटा +1। अब यहां थीटा की जगह 90 अंश रख दिया जाए तो √3 cos² 90 अंश +1, और cos 90 का मान 0 होता है तो 3 इंटू 0 +1, 3 इंटू 0 0 हो गया, 0 +1 1 हो गया, √1 1 हो गया। इस प्रकार यदि थीटा बराबर 90 अंश तो √3 cos² थीटा +1 बराबर 1। तो आपके इस सूत्र में E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 P/r³ इंटू √3 cos² थीटा +1 की जगह होना। ये सूत्र बन गया E बराबर 1/4πε0 P/r³। याद कीजिए कल निरक्षीय स्थिति में यही क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। और ध्यान दीजिए, और दिशा के लिए अगर आप अक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 0 रख देंगे तो ये tan फाई बराबर tan थीटा बटे 2 है। थीटा 0 हो गया, tan थीटा का मान 0 होता है तो tan फाई बराबर 0 आ गया, अर्थात फाई बराबर 0 आ। फाई क्या है? E और E1 के बीच का कोण है। इसका अर्थ ये हुआ कि E1 और E दोनों एक ही दिशा में होंगे। E1 की दिशा किधर होती है? ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। ऋण आवेश से धन आवेश की ओर। जब ये थीटा 0 होगा, देखिए E1 ऐसे, जब ये थीटा 0 होगा E1 ऐसे घूमते हुए इधर आ जाएगा। E1 की दिशा किधर हुई? ऋण से धन की ओर। इसी प्रकार निरक्षीय स्थिति के लिए देख लीजिए, निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा बराबर 90 अंश, तो यहाँ tan फाई बराबर tan थीटा बटे 2। थीटा की जगह 90 अंश रख दें तो tan 90 अंश का मान अनंत होता है तो tan फाई इक्वल इंफिनिटी, तो फाई इक्वल 90। तो जब थीटा बराबर 90 अंश है तो ये फाई बराबर भी 90 अंश हो गया। और ये फाई 90 अंश कब होगा? जब ये E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 के अनुदिश हो। और E2 किधर है? देखिए अब जैसे जैसे थीटा घूमता जाएगा, थीटा बड़ा होता जाएगा, वैसे वैसे E भी घूमता जाएगा। E की दिशा ऐसे हो जाएगी। देखिए जैसे जैसे ये थीटा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे E भी बढ़ता जाएगा। ऐसे है, ऐसे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, E एकदम इसके समान। E की दिशा किधर है? बाईं ओर। बाईं ओर मतलब धन से ऋण आवेश की। हम पढ़े भी थे निरक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। अक्षीय स्थिति में क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के ऋण आवेश से धनावेश की ओर होती है। अर्थात दोनों स्थितियों में क्षेत्र की तीव्रताओं की दिशाएं विपरीत होती। ये तो हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण हर संभव स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखा। अब हम पढ़ेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण। एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगे बलयुग्म का आघूर्ण। टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल
placed in uniform electric field. Torque on electric dipole placed in uniform electric field. आप याद कीजिए, वैद्युत क्षेत्र बताते समय एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र की चर्चा की गई थी। एक समान वैद्युत क्षेत्र आपने याद कीजिए, आपने कहा था, आपने पढ़ा था कि वैद्युत क्षेत्र को वैद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर व समदूरस्थ बल रेखाओं द्वारा निरूपित किया जाता है। पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस ऑफ फोर्स। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को समांतर व समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाओं द्वारा निरूपित करते हैं। तो मान लीजिए कि यह समांतर समदूरस्थ वैद्युत बल रेखाओं द्वारा एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई है। इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल पी है, चित्रानुसार क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित है। वैद्युत द्विध्रुव के धन आवेश पर वैद्युत क्षेत्र ई के कारण लगने वाला बल F बराबर QE क्षेत्र के अनुदिश होगा, क्योंकि हम पढ़े हैं कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित धनावेश पर बल क्षेत्र की ओर लगता है। इस प्रकार यहाँ धन Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर QE क्षेत्र की ओर होगा, दाहिनी ओर होगा। ठीक इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव के ऋण Q आवेश पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण लगने वाला बल F बराबर QE क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा, क्योंकि हम ये पढ़े थे कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित ऋणावेश पर बल क्षेत्र के विपरीत लगता है। तो क्षेत्र दाहिनी ओर है, इसलिए ऋण Q आवेश पर बल F बराबर QE विपरीत दिशा में बाईं ओर लगेगा, जैसा कि चित्र में दिखाया। यहाँ आप ध्यान दें, यह दोनों बल QE परिमाण में बराबर है, दिशा में विपरीत है, और इनकी क्रिया रेखाएं भी देखिए भिन्न भिन्न है। इसकी क्रिया रेखा इधर है, इसकी क्रिया रेखा इधर। तो जब दो बराबर व विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखा भिन्न हो तो वे बल युग्म बनाते हैं, जिसको हम कपल कहते हैं, कपल बनाते हैं। दो बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्यरत बल जिनकी क्रिया रेखाएं भिन्न हो बल युग्म बनाते हैं। यह बल युग्म देखिए द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयत्न करता है। यह बल युग्म द्विध्रुव को क्षेत्र के अनुदिश घुमाने का प्रयत्न करता है। ये देखिए इधर घुमाएगा, ये इधर घुमाएगा, अर्थात इसको क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त दिशा में इसको घुमाएगा, अर्थात ये क्षेत्र के अनुदिश इसको घुमाकर लाएगा। इसीलिए इस बल युग्म को हम प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, रिस्टोरिंग कपल कहते हैं।
इस प्रत्यानयन बलयुग्म का बल आघूर्ण टा बराबर द्विध्रुव के दोनों बलों में से कोई एक बल तथा इन दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। देखिए टा बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। अब आप सभी मान रखें तो टा बराबर बल की जगह क्यूई गुणे क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी के लिए ये समकोण त्रिभुज आप देखिए, ये समकोण त्रिभुज में ये कोण थीटा के सामने की भुजा लंब है और ये बड़ी भुजा जो 90 अंश के सामने है कर्ण है, इसकी लंबाई 2l है। हमको लंब चाहिए, लंब और कर्ण में संबंध साइन थीटा से मिलता है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। बटे कर्ण को पक्षांतर कर दे तो गुणे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, तो लंब बराबर कर्ण साइन थीटा अर्थात 2l साइन थीटा, कर्ण की लंबाई 2l। तो यह देखिए लंबवत दूरी आ गई 2l साइन थीटा। तो अपने सूत्र में ये मान रखा जाए तो टा बराबर हो जाएगा बल F बराबर QE गुणे लंबवत दूरी 2l साइन थीटा। ये QE गुणे 2l साइन थीटा। अब इस QE गुणे 2l इसको हम एडजस्ट करेंगे 2QL की जगह वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P होता है, कैपिटल P बराबर 2QE और गुणे जो बचा है E तो हो गया PE। अब आगे साइन थीटा, तो टा बराबर होता है PE साइन थीटा। आप फिर ध्यान दीजिए, दो सदिश, एक सदिश A है दूसरा सदिश B है, इनके बीच का कोण थीटा है। इन दोनों सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इक्वल्स AB साइन थीटा, जहां AB क्रमशः सदिश A व सदिश B के मापांक है। तो इस PE साइन थीटा को आप वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E लिख सकते हैं। तो इस प्रकार टॉ बराबर हो जाएगा वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। याद कीजिए दो सदिशों का क्रॉस प्रोडक्ट भी सदिश होता है, इसलिए वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E बराबर हो जाएगा वेक्टर टा। तो ये वेक्टर टा इक्वल्स वेक्टर P क्रॉस वेक्टर। इससे ये सिद्ध हो गया कि वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसकी दिशा हम राइट हैंडेड स्क्रू रूल से देते हैं, दक्षिणावर्त पेंच के नियम से देते हैं। अब ये नियम क्या है देखिए, दो वेक्टर मान लीजिए A B, ये दो वेक्टर हैं और वेक्टर को हम तीर द्वारा निरूपित करते हैं, जिसमें तीर की लंबाई तो वेक्टर का परिमाण बताती है और उसकी नोक वेक्टर की दिशा निरूपित करती है। हमारा ये ब्लैक बोर्ड है अर्थात ये समतल है, इस समतल पर कहीं भी कोई भी रेखा खींचे, इस सब इसी एक ही समतल पर होंगे। तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए दोनों वेक्टर इसी ब्लैक बोर्ड पर है, व्हाइट बोर्ड पर है, प्लेन पेपर पर है, माने एक ही समतल में है। तो
आपका यह है टा, वेक्टर पी और वेक्टर ई दोनों के लंबवत होता है, अर्थात इस समतल के लंबवत होता है। चाहे इस समतल के व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऊपर और चाहे व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे पीछे की। आप देखिए पीछे का मतलब, मान लीजिए यही ये समतल है, आपने इसको ऐसे छेदते हुए आर पार कर दिया, तो देखिए यह समतल के लंबवत आधा भाग बाहर की ओर है। अब आप ध्यान दें तो ये समतल के लंबवत आधा भाग अंदर की ओर है। तो राइट हैंडेड स्क्रू रूल से, दाएं हाथ दक्षिणावर्त पेच के नियम से, यदि हमारा ये दाहिने हाथ का पंजा, ये फैली हुई अंगुलियां पहले सदिश की ओर हो और ये न्यून कोण बनाती हुई दूसरे सदिश की ओर इस प्रकार मुड़े, तो ऐसी स्थितियों में पेंचकस की नोक की दिशा ही इन दोनों सदिशों के क्रॉस प्रोडक्ट अर्थात टा की दिशा को निरूपित करेगा। तो यहां आप लगाएं, मान लीजिए, और ये दोनों वेक्टर कि चाहे टेल पूंछ को एक जगह मिलाइए, चाहे इनके हेड को एक जगह मिलाइए। उदाहरण आप यहां देख सकते हैं, यह वेक्टर P है पहला वेक्टर और यह वेक्टर E है दूसरा वेक्टर। ये वेक्टर P पहला वेक्टर, ये वेक्टर P दूसरा वेक्टर। ध्यान दीजिए यहां जो पहले लिखा है उसका बड़ा महत्व। हमने आपसे कहा कि आप दोनों वेक्टर के टेल को अथवा हेड को एक स्थान पर मिला दीजिए, एक बिंदु से मिला दीजिए। जो वेक्टर पहले लिखा है उसके अनुदिश अपनी दाहिने हाथ की अंगुलियां फैलाई और इसे दूसरे वेक्टर की ओर न्यून कोण बनाते हुए मोड़िए। तो जिधर पेंच की नोक जाएगी वही दिशा टा की दिशा होगी, अर्थात ये हमारे अंगूठे की दिशा टा की दिशा होगी। ये तो पहले से तय है कि यह टा की दिशा इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत ऊपर अथवा नीचे होगी। अब ऊपर होगी कि नीचे होगी इसको हम लोग यहां देख लें। ये देखिए पहला वेक्टर P, दूसरा वेक्टर E, दोनों की टेल एक जगह मिली हुई है यहां। अब आप अपने दाहिने हाथ की अंगुलियां पहले वेक्टर की ओर फैलाएं, ऐसे। याद रखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P द्विध्रुव के ऋणावेश से धनावेश की ओर होता है। ऋणावेश नीचे, धनावेश ऊपर, इसलिए ऊपर की ओर होगा। तो देखिए फैली हुई अंगुलियां पहले वेक्टर P की ओर, इस अंगुलियों को न्यून कोण बनाते हुए दूसरे वेक्टर की ओर मोड़िए, E की ओर। देखिए E यहाँ है, E की ओर जब मोड़ रहे हैं तो हमारा अंगूठा व्हाइट बोर्ड के लंबवत पीछे की ओर, नीचे की ओर जाए। अतः यहाँ बलयुग्म के आघूर्ण टा की दिशा व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर होगी। टा की दिशा P और E दोनों के लंबवत इस व्हाइट बोर्ड के लंबवत नीचे की ओर, पीछे की ओर। इसका मात्रक टा का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। इसको हम कहां से जाने?
ये देखिए टा बराबर बल गुणे बल की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी। तो बल का यसाई मात्रक न्यूटन और दूरी का यसाई मात्रक मीटर होता है, इसलिए बलयुग्म के आघूर्ण का मात्रक न्यूटन मीटर होता है। याद रखिए जूल नहीं, न्यूटन मीटर, क्योंकि आप जानते हैं कि न्यूटन गुणे मीटर जूल होता है, लेकिन यहाँ टा का मात्रक न्यूटन मीटर होता है, जूल नहीं। विशेष स्थितियां जैसे मान लीजिए कि यह जो कोण थीटा है, थीटा 0 हो, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के अनुदिश, या यही थीटा 180 अंश हो, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के ठीक विपरीत हो। दोनों ही स्थितियों में साइन थीटा बराबर साइन 0 बराबर साइन 180 अंश बराबर 0, और जब साइन टर्म 0 हो जाएगा तो टा बराबर पीई साइन थीटा, इस साइन थीटा के 0 होने के कारण पी गुणे 0 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ यहां से हम वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा निकाल सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता की दिशा वह दिशा है जिसके अनुदिश द्विध्रुव रखने पर द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा के अनुदिश स्थित वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है। ये देखिए यहां आपने निकाला है टा बराबर 0। दूसरी स्थिति ले लीजिए, मान लीजिए थीटा बराबर 90 अंश, मतलब वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से 90 अंश के कोण पर रखिए, अर्थात वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखिए। ऐसी स्थिति में साइन थीटा बराबर साइन 90 अंश बराबर 1 होता है, महत्तम होता है। और जब साइन थीटा दाहिना पक्ष महत्तम हो जाएगा तो बायां पक्ष टा भी महत्तम हो जाएगा। तो जब थीटा बराबर 90 अंश तो टा बराबर टा मैक्स, यह मान रख दिया जाए तो टा मैक्स बराबर पीई गुणे 1 माने पीई, यहां से P बराबर आएगा टा मैक्स बटे ई। ये सूत्र आया P बराबर टा मैक्स बटे ई। आपने इस सूत्र में E की जगह 1 न्यूटन प्रतिकूलम रखी, तो P बराबर आ जाएगा टा मैक्स बटे 1 अर्थात बराबर टा मैक्स। तो P बराबर टा मैक्स आ गया। तो यहां से हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P को परिभाषित कर सकते हैं। देखिए कैसे परिभाषित करेंगे। एक समान वैद्युत क्षेत्र में एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। फिर से समझें, एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित द्विध्रुव के बलयुग्म के आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर हुआ? देखिए ये लिखा गया है, फिर से एक बार सुन लें। एकांक वैद्युत क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित द्विध्रुव के बलयुग्म के आघूर्ण को
वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब तो आपको आ गया होगा। अब इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, आंकिक प्रश्न करेंगे। वैसे हम तो चाह रहे हैं कि हर टॉपिक पर जहां आवश्यक हो तुरंत का तुरंत न्यूमेरिकल करते चले। देखिए जैसे भी संभव है, लेकिन अब इसके आगे हम न्यूमेरिकल करेंगे। थैंक्स।